हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे एसक्यूएल बूट कैंप हिंदी सीरीज में। इस सीरीज में हम बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर होता क्या है, इसका यूज क्यों करते हैं, सीक्वल सर्वर का मीनिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके मेन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर उन कंपोनेंट्स को कैसे हम यूज करते हैं। करेक्ट। ठीक है। तो इसके साथ हम, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस बूट कैंप में हमने एक आर्किटेक्चर शो किया है। करेक्ट। तो होता क्या है, आज के डेट में हर लोग मोबाइल यूज करता है, और कहीं ना कहीं इंटरनेट इतना फ्री हो गया है कि हम हर दिन इंटरनेट से लाइक यूट्यूब देखते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो सबको पता है कि डेटा सर्वर से आता है, कोई तो सर्वर से आता है ना। लेकिन उसको हम डिटेल में समझने वाले हैं कि वो होता कैसे है एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्किटेक्चर में आप देख रहे होगे, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ओके। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, एक सर्वर है। ये आपका लैन, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड है, एंड उससे फिर मल्टीपल क्लाइंट्स डेटा ले रहे हैं, है ना। तो सर्वर होता क्या है? सर्वर एक प्रकार का समझ लीजिए मशीन है या व्यवस्था है, जो कि कहीं ना कहीं स्टोर्ड होता है। उस पे डेटा स्टोर किया जाता है, या तो वीडियो फॉर्म में या पिक्चर फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में, किसी भी प्रकार में, जो भी हम जिन भी प्रकार में हम डेटा कंज्यूम करते हैं। और वहां से जब भी कोई इंटरनेट यूजर रिक्वेस्ट भेजता है या इंटरनेट यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, तो वो रिक्वेस्ट सर्वर को जाता है। अगर वो इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है, तो हमें रिटर्न में वो इंफॉर्मेशन आ जाता है ना। एक एग्जांपल आप ले लीजिए, आपने यूट्यूब ओपन किया, आपने सर्च किया हाउ टू लर्न एसक्यूएल। तो अगर वो डेटा वहां पे अवेलेबल है, उनको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस उन्होंने स्टोर कर रखा है, तो वो वहां पे सर्च होगा सर्वर में। सर्वर में अगर वो मिला, तो रिटर्न में आपको वो वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा का लिंक आपको दे दिया जाएगा, और वहां से आप उस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक ये एग्जांपल हो गया। अगर मान लीजिए आपने कुछ सर्च किया कि हाउ टू लर्न एसक्यूएल, आपने गूगल किया, और गूगल से बहुत सारे लिंक आ जाते हैं आपको, तो ये सब इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर्ड होगा। सो ये अब आपका सीक्वल सर्वर हो गया, या कोई भी अदर प्रकार के सर्वर हो गए, है ना। और उन सर्वर्स में हम इंफॉर्मेशन एक्चुअली फेच करते हैं। ठीक है, आगे के कॉन्सेप्ट में आगे बताता हूँ। तो आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम पहले तो ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये सीक्वल सर्वर को हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए इंस्टॉल कैसे करें, है ना। और इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्सेस कैसे कर सके। ठीक है। तो उसके लिए हम चले चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में। यहाँ पे हमको सीक्वल सर्वर पहले इंस्टॉल करना है, तो उसका सेटअप डाउनलोड करना होगा। तो हम टाइप करेंगे एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड। और आप कोशिश ये करें कि हमेशा जेन्युइन वेबसाइट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे ही हम जाएं, ताकि कुछ मालवेयर इंस्टॉल ना हो आपके सिस्टम में, कुछ वायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल ना हो। तो हम आ गए माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के एसक्यूएल सर्वर के ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमें डाउनलोड करना है फ्री वर्जन, क्योंकि हम अभी पे नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये वर्जन डाउनलोड करना है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। आपको इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद फाइल कुछ ऐसा दिखेगा। ये फाइल आपके सिस्टम में आएगा, और ये बहुत सिंपल ही है। आप इस पे सिंक्स क्लिक करें, यस करें, और सिंपल स्टेप्स में आपको ये इंस्टॉल करने का इंस्ट्रक्शंस दे देगा। तो यहाँ पे हम बेसिक के साथ चलेंगे।
ये सब टर्म एंड कंडीशन है, इनको हम एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ इंस्टॉल कराना है वो आप ब्राउज करके लोकेशन चुन सकते हैं। फिर इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ 10 मिनट, जो भी समय आपके सिस्टम स्पीड के अकॉर्डिंग लेगा, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सर्वर तो हमने बना लिया। सर्वर बनाने के बाद कोई तो मशीन या कोई तो एप्लीकेशन होना चाहिए जिसके थ्रू हम सर्वर को कनेक्ट कर सके। जैसे कि यूट्यूब एक सर्वर है ना। लेकिन अगर आपके पास एक कंप्यूटर नहीं है, आपके पास एक मोबाइल सिस्टम नहीं है, अगर आपके मोबाइल में ब्राउजर नहीं है या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है, तो आप यूट्यूब सर्वर से डेटा नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार सीक्वल सर्वर से भी डेटा फेच करने के लिए एक यूजर एंड पे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो कहते हैं। उसके लिए ये लिंक है। अगर ये लिंक पे आप जाते हैं तो ये आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का यहाँ पे सिंपल मेथड बता देगा। तो यहाँ सिंपली डाउनलोड SSMS, ये शॉर्ट फॉर्म है सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये डाउनलोड होगा। और डाउनलोड के बाद सिंपल सेम मेथड से, अगर ये सेटअप है SSMS का, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो अनइंस्टॉल एंड रिपेयर का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आप जब क्लिक करोगे इंस्टॉल का ऑप्शन देगा और सिंपल मेथड रहेगा, क्लिक क्लिक करते जाना है, इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए, ये तो हम समझ गए। अब आगे हम बढ़ते हैं। हमने ये समझ लिया कि सर्वर, सीक्वल सर्वर क्यों यूज करते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसका क्लाइंट एप्लीकेशन SSMS कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब हमें ये समझना है कि डेटाबेस होता क्या है ना। तो डेटाबेस, आप यहाँ पे मैंने टेक्निकल उसका डेफिनेशन लिख रखा है। सो डेटाबेस इज लाइक अ डिजिटल फाइलिंग सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। ये हो गया पूरा उसका डेफिनेशन। इट यूजेस टेबल टू स्ट्रक्चर द डेटा सिमिलर टू हाउ स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। हियर इज अ सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो डेटाबेस ये कह रहा है कि डेटाबेस एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा को फाइल फॉर्मेट में, सॉरी, टेबुलर फॉर्मेट में इस स्टोर कर रहे हैं। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। लाइक बहुत लोग होते हैं जिन्हें डेटाबेस सर्वर के बारे में कुछ कुछ भी जानकारी नहीं है, तो उनके लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसा समझ लो कि आप किसी सरकारी ऑफिस में काम करते हो, तो वहां आप समझ लो कि जैसे अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर उन्होंने मेंटेन कर रखा है, सैलरी मेंटेन करने के लिए एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है ना। तो ये जो रजिस्टर्ड हो गए, रजिस्टर हो गए, जिनमें हम आप लिख रहे हैं कि ठीक है, एम्प्लॉय का आईडी ये हो गया, एम्प्लॉय का नेम ये हो गया और उसका सैलरी ये है, एम्प्लॉय का नेम ये है, डेट ये है, उसका प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये अटेंडेंस हो गया। तो ये दो रजिस्टर जो हो गए, ये हो गए आपके टेबल, है ना। और ढेर सारे ऐसे रजिस्टर्स को कंबाइन करके साल के अंत में हम क्या करते हैं, या फिर आसान तरीके से उसको ढूंढने में आसानी हो, तो हम उसको एक फोल्डर में बांध के रख देते हैं कि ठीक है, इसमें अटेंडेंस और सैलरी और ये और वो, ये सारे टेबल्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, तो इसको हम, जिनमें मल्टीपल टेबल्स स्टोर्ड है, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। अभी के लिए सिंपल एग्जांपल के लिए आप ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का एग्जांपल समझा। टेबल, उसमें जो स्टोर होता है उसमें डेटा कैसे रहता है, तो ये कॉलम है और ये रो है। जैसे स्प्रेडशीट या एक्सेल में आप करते हो, तो कॉलम आईडी, कॉलम नेम, कॉलम एज, एंड रो नंबर 1 में हो गया रोल नंबर ID 1, जॉन 25। ठीक है, ये टेबल का एग्जांपल दे दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि डेटाबेस के क्या क्या महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस के टेबल्स, फील्ड्स या कॉलम, रो, कीज, इंडेक्सेस, क्वेरी एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो टेबल का एग्जांपल हमने समझ रखा है ऑलरेडी। ऊपर में हमने देखा कि एक टेबल है, उसके अंदर आईडी
नेम और एज स्टोर किया गया है, और 3 रिकॉर्ड हैं इसको, मतलब 3 रिकॉर्ड का मतलब हो गया 3 रो है। ID 1, ऊपर एक बार फिर से जाके हम देखते हैं, ID 1, नेम जॉन, एज 25, ये एक रिकॉर्ड हो गया, एक लाइन, ये एक रिकॉर्ड या एक रो हो गया, है ना। तो ये टेबल का एग्जांपल हमने देख लिया, ये कॉलम भी वही है, ID नेम, और ये रिकॉर्ड हो गए। कीज क्या हो गए? Keys are used to uniquely identify each record within a table. The primary key in a column or a combination of columns that ensures each record is distinct. Additionally, foreign key establishes relationship between tables by referencing primary and key of another table. ठीक है, तो हम टेबल समझ रखे हैं, कॉलम समझ रखे हैं, रिकॉर्ड समझ रखे हैं, अब की समझने का कोशिश करते हैं कि की का महत्व क्या है डेटाबेस में। तो इसके लिए अगेन हम ऊपर वाले टेबल में जाएंगे। अब जैसे आप एक रियल टाइम एग्जांपल ले लो कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो और आपको ये कहा गया कि आप सारे विद्यार्थियों का इस स्कूल के, इस क्लास के सारे विद्यार्थियों का एक रिकॉर्ड तैयार कर लें। तो हम क्या करते हैं, हर विद्यार्थी को एक यूनिक रोल नंबर असाइन करते हैं। नाम हो सकता है कि एक से ज्यादा विद्यार्थी का सेम हो सकता है, कि जैसे कि मेरा नाम सौरभ है तो दूसरे विद्यार्थी का नाम भी सौरभ हो सकता है ना। लेकिन ये रोल नंबर जो है ये सबके लिए यूनिक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे की का यही महत्व कहा गया है कि मेन प्रकार से अगर आप देखो तो 2 टाइप के की होते हैं। एक होता है प्राइमरी की, जो आपको मदद करता है हर टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिक यूनिक बनाने के लिए। तो ये रोल नंबर जो हो गया अपने आपके अटेंडेंस सीट में, ये रोल नंबर यूनिक हो गया, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में या डेटाबेस लैंग्वेज में उसको प्राइमरी की बोल सकते हैं हम। तो ये हो गया है कॉन्सेप्ट। आगे हम ये समझते हैं कि फॉरेन की क्या होता है। तो हम डेटाबेस में, हम यहाँ पे जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में होता ऐसा है कि सारे इंफॉर्मेशन को हम एक टेबल में ना स्टोर करके उसको छोटे छोटे टेबल्स में स्टोर करते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो क्या करेंगे कि कस्टमर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसका नाम देंगे कस्टमर्स, है ना। और उसको मैं पिक्चोरियल एग्जांपल से आपको शो करने का कोशिश करता हूँ, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कस्टमर को इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक टेबल बनाया, कस्टमर टेबल। ऑर्डर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उन्होंने बनाया ऑर्डर टेबल। तो कस्टमर टेबल में आप देखो क्या है, ID है कस्टमर का, नेम है और एज है। ऑर्डर इंफॉर्मेशन में किस कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर प्लेस किया है, तो कस्टमर ID है और ऑर्डर ID है ना। तो प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप ये है, प्राइमरी की तो हम समझ गए कि यूनिक बनाना बनाना है रिकॉर्ड को, है ना। अब फॉरेन की ये करता है कि इन दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो कस्टमर और ऑर्डर टेबल के बीच में रिलेशनशिप अगर एस्टेब्लिश करना है तो कुछ तो कॉमन की चाहिए होगा। तो यहाँ पे वो कॉमन की हो गया कस्टमर ID। तो कस्टमर टेबल का जो ID हो गया वही ID यहाँ पे रेफर करा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर ID जो 101 है वो कस्टमर ID 1 ने प्लेस किया है। तो उसके बारे में अगर उसका नाम मुझे पता करना है कि क्या नाम है इस पर्टिकुलर कस्टमर ID का, तो वो इस टेबल से हम रेफर कर सकते हैं कि ठीक है जॉन ने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है। तो जॉन का ये ऑर्डर प्लेस डिटेल हमें अगर निकालना है तो उसके लिए ये दोनों के बीच में हम प्राइमरी फॉरेन के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो कैसे करते हैं बेसिकली हम वो आगे जाके सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो, ठीक है। तो आगे क्या कहा गया है कि इसके और महत्वपूर्ण कंपोनेंट क्या है, क्वेरी, ठीक है। तो जैसे डेटाबेस सिस्टम में समझो कि आपने डेटा तो स्टोर कर रखा है, या फिर डेटा आपको स्टोर करना है, या फिर डेटा जो स्टोर किया हुआ है उससे आपको डेटा निकालना है। कुछ तो मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू आप डेटा फेच कर सकें, है ना। उसके लिए काम आता है क्वेरी। सो
इसको डेटाबेस लैंग्वेज में हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना, या एसक्यूएल, या कुछ लोग इसको सीक्वल भी बुलाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है छोटा सा सीक्वल का, जहां पे हम क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये कस्टमर्स टेबल है, उसमें से स्टार का मतलब ये होता है कि सारे कॉलम्स या सारे फील्ड्स को उठा के लाओ, है ना। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर फील्ड को उठाना होता तो हम उसका नाम स्पेसिफाई करते, है ना। लेकिन अगर सारे फील्ड्स चाहिए तो स्टार हम तब लिखते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, कस्टमर टेबल। वेयर, ये कंडीशन लगाने के लिए, अगर डेटा में फिल्टर लगाना है, जैसे हम एक्सेल में कैसे करते हैं, हम स्लाइसर के थ्रू उसको या ड्रॉप डाउन से हम फिल्टर कर लेते हैं कि ठीक है एज 30 से ऊपर है, उन्हीं का रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो अगर ये हम स्टेटमेंट रन करें तो हमें यहाँ पे आप देखो वेयर कंडीशन में ये चेक करेगा कि एज ग्रेटर देन 30 केवल बॉब का है, तो वो बॉब वाला रिकॉर्ड 3, बॉब एंड एज 35, ये रिकॉर्ड आउटपुट में दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वायरिंग। क्वायरिंग के थ्रू हम और भी बहुत से सारे ऑपरेशन कर सकते हैं, है ना। क्वायरी के क्या डिफरेंट प्रकार होते हैं, कैसे यूज करते हैं, है ना, ये सारे चीज डिटेल्स हम आपको बताएंगे। बाकी आप क्वेरी का ये डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हो, पॉज करके वीडियो को आप नोट्स ले सकते हो। रिलेशनशिप का हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा यहाँ पे कि रिलेशनशिप, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस है और डेटा को आसान तरीके में स्टोर करने का एक मैकेनिज्म देता है, तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है ना। अब चलिए हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिए, है ना। अब आपके लिए क्या टास्क दे रखा है मैंने कि आप सबसे पहले तो इंस्टॉल करोगे सीक्वल सर्वर को। ठीक है, लिंक हमने बताया है कि गूगल पे आपको टाइप करना है सीक्वल सर्वर, है ना, डाउनलोड, वो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आपको उसका एप्लीकेशन चाहिए जिसके थ्रू आप सर्वर को कनेक्ट कर पाओ। तो उसके लिए SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। फिर हम ये समझेंगे कि SQL सर्वर को कनेक्ट कैसे करें, उसमें डेटाबेस अगर है तो डेटाबेस क्रिएट कैसे करें, उस डेटाबेस को यूज कैसे करें, फिर टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा जो आप देख रहे हो वो किसी ने इंसर्ट कराया होगा, तो डेटा को इंसर्ट कैसे कराएं, सिलेक्ट डेटा कैसे करें, और बाकी आगे के ऑपरेशंस हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना हम कम से कम सीखते हैं। तो चलो इंस्टॉल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन अभी मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे यूज करेंगे उसको। तो इंस्टॉल का मेथड आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सर्च विंडो में जाके एसक्यूएल टाइप करना है, तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को आपको ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है और इंतजार करना है उसके खुलने का। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो उस समय आपको ये सीक्वल सर्वर नेम आपको वहां पे इंस्टॉलेशन के टाइम पॉपअप कर देगा, है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है कि मेरे सीक्वल सर्वर का जो लोकल मशीन में हमने सर्वर बनाया है उसका सर्वर स्ट्रिंग क्या है। ठीक है, तो जैसे ही सीक्वल सर्वर आप ओपन करते हो आपको सर्वर टाइप सेलेक्ट करना है, तो सर्वर टाइप है डेटाबेस इंजन। अभी के लिए हम इस पे फोकस करेंगे, बाकी अन्य प्रकार से हमको मतलब नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि सीक्वल सर्वर टाइप में आप सीक्वल डेटाबेस इंजन सेलेक्ट कर रहे हो, सर्वर आप इंस्टॉलेशन का टाइप कॉपी कर लोगे ताकि ये आगे आप यूज कर सको। तो मेरा सर्वर ये है। ऑथेंटिकेशन मेथड इसके डिफरेंट हो सकते हैं, तो अभी के लिए हम विंडोज ऑथेंटिकेशन से जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी विंडोज में हम लॉग्ड इन हैं, तो उस ऑथेंटिकेशन से ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। लेकिन जब अगर आप एक्चुअल एक्चुअल किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होगे तो अदर मेथड्स आपको यूज करने हो सकते हैं, जैसे कि SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन,
और ये सारे ऑथेंटिकेशन। सो मोस्टली कंपनीज भी आपको सिंगल साइन ऑन देते हैं, जहाँ की विंडोज ऑथेंटिकेशन से काम चल जाता है। लेकिन कुछ जगह सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन भी यूज होता है, जहाँ की आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी के लिए हम सेलेक्ट करते हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन। बट हाँ, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि क्या क्या डिफरेंट प्रकार हैं, तो ये सारे डिफरेंट प्रकार हैं, ये आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए हम कनेक्ट करते हैं। ओके। तो जैसे ही हमने कनेक्ट पे क्लिक किया, आप लेफ्ट साइड में देखो, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अपीयर हो गए, जिनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट है, रेप्लिकेशन है, मैनेजमेंट है, ये सारे ऑप्शन है। तो अभी के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? डेटाबेस ऑप्शन, है ना। तो डेटाबेस पे अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हो, तो इसके सब कैटेगरीज क्या क्या है वो आपको दिखेंगे, है ना। तो सब कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है सिस्टम डेटाबेसेस। तो डेटाबेस आप खुद से क्रिएट करो या ना करो, सिस्टम में ऑलरेडी जो सिस्टम के डेटाबेस है वो क्रिएट करके आपको मिलते हैं। और वो क्या क्या होते हैं? मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्प डीबी। इनके बारे में डिटेल में हम कभी और समझेंगे, लेकिन अभी आप ये समझो कि ये सिस्टम डेटाबेस चार प्रकार के ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो मास्टर, मॉडल, एमएसडीबी और टेम्प डीबी। होता क्या है कि अगर आप बिना डेटाबेस क्रिएट किए टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो, तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर होना होगा, है ना। जैसे हमने बताया था कि हर टेबल को एक फाइल आप समझ लो, और एक फोल्डर में उसको रखा जाता है, तो वो फोल्डर कुछ तो होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो मास्टर्स में चला जाता है ना। लेकिन अगर आपको खुद से कुछ क्रिएट करना है, तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए इसमें ब्लैंक आ रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के दो मेथडोलॉजी हो सकते हैं, एक तो ग्राफिकल और दूसरा क्वेरी के थ्रू। हम दोनों देखेंगे अभी। ठीक है। तो अगर ग्राफिकल हम देखना चाहें, इस पे हम क्या करेंगे करेंगे हम, अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस पे आके हम करेंगे राइट क्लिक, और न्यू डेटाबेस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये डेटाबेस का नाम मैं देता हूँ टेस्ट। ठीक है। और मैं करता हूँ क्लिक, तो डेटाबेस स्नैपशॉट्स में एक नया डेटाबेस बन गया। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो डेटाबेस का क्या कंपोनेंट होता है? टेबल्स, है ना। बाकी क्वेरी ये वो जो भी है हम बाद में देखेंगे। ठीक है। लेकिन मेनली टेबल इंपॉर्टेंट है अब। तो यहाँ पे अगर आप टेबल में क्लिक करो, तो ये आएगा ब्लैंक, क्योंकि हमने कुछ क्रिएट किया नहीं है। ये सिस्टम टेबल्स डेफिनेटली वहां रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो डेटाबेस, पहले तो हम ये समराइज करने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। फिर हमने ये समझा कि इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आसान सा तरीका है, आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो, आप जाओगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, एसएसएमएस। उसमें आप फिर सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस इंजन पे क्लिक करके सर्वर स्ट्रिंग डाल के क्लिक कर दोगे कनेक्ट पे, आप हो जाओगे कनेक्ट। यहाँ पे आप पहुंचोगे, पहुंचने के बाद आप डेटाबेस क्रिएट करोगे। हमने नाम दिया है टेस्ट, आप अपने मन के हिसाब से दे सकते हो नाम। तो इस टेस्ट डेटाबेस के अंदर अब हमें टेबल क्रिएट करना है, और जितने चाहे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम जाएंगे कहाँ? न्यू क्वेरी एडिटर विंडो में। अच्छा, ये डेटाबेस टेस्ट तो हमने ग्राफिकल मेथड से क्रिएट कर लिया। एक चीज छूट गया, क्या कि हम क्वेरी से कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको आना होगा मास्टर डेटाबेस में, और यहाँ पे आपको एक क्वेरी टाइप करना होगा, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। तो लेट्स से कि हम इसका नाम देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर 1, और सेमीकोलन दे देते हैं एंड में, और हम रन करते हैं इस क्वेरी को। डेटाबेस यूज्ड, अच्छा, यहाँ पे हो गया है स्पेलिंग मिस्टेक। अभी हम इसको रन करेंगे। तो ये हो गया, कमांड रन सक्सेसफुली। अब कैसे पता चलेगा कि वो क्रिएट हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे आके आपको करना है रिफ्रेश,
रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो आपको कर लेना है रिकनेक्ट, तब ये अवश्य ही दिखाएगा आपको। अब जाएंगे हम डेटाबेस में, और ये हमने टेस्ट वन क्रिएट किया था क्वेरी के थ्रू, ठीक है, वहाँ हमारा क्रिएट हो गया है। तो अभी के लिए क्या है कि हमें बस एक डेटाबेस चाहिए इस एग्जाम्पल के लिए, तो एक डेटाबेस हम कोई डिलीट कर लेंगे, है ना। तो डेटाबेस अगर डिलीट करना है या ड्रॉप करना है तो हम क्या कमांड यूज करते हैं? ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम। तो चलिए हम टेस्ट अंडरस्कोर वन को ड्रॉप कर देते हैं। तो टेस्ट अंडरस्कोर ड्रॉप को वन हम ड्रॉप कर दिया है हमने, लेकिन ये यहाँ से जा नहीं रहा है, तो फिर से हम रिकनेक्ट करके देख लेते हैं। अब उसको डिसअपियर हो जाना चाहिए। गए हम डेटाबेस में, डेटा टेस्ट अंडरस्कोर वन गया अब हमारा। अब हमने ये सीख लिया कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, उसको अगर नहीं चाहिए तो ड्रॉप कैसे करेंगे। अब कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले हमको फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि आप मास्टर डेटाबेस में रहोगे, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप अपने डेटाबेस में जाके जो भी ऑपरेशन करना है करो। तो आपने टेस्ट डेटाबेस क्रिएट किया है, उसी में आपको टेबल क्रिएट करना है। तो वहां पहुंचेंगे हम कैसे? यहाँ ये जो मास्टर लिखा है उससे हम टेस्ट में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए सिंपल सा कमांड होता है यूज टेस्ट। तो जो भी आपके डेटाबेस का नाम होगा वो यहाँ पे यूज के बाद आप डाल दोगे, आप वहां पहुंच जाओगे एग्जीक्यूट के बाद। तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया इधर ये बदल गया है। अब इसको करने का आसान सा तरीका ये भी है कि आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी डेटाबेस में आपको जाना है, लेकिन क्वेरी भी समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हमने ये ऑपरेशन कर लिया। अब हमको ये समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है टेबल में, डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, उसमें डेटा कैसे डालेंगे, डेटा उससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंटैक्स समझते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है क्रिएट टेबल का। ठीक है, चलिए हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। क्रिएट, क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड, और टेबल, हम टेबल क्रिएट करने वाले हैं तो टेबल। अब नाम क्या देना है वो हमें डिसाइड करना है। तो टेबल का नाम चलिए हम दे देते हैं कस्टमर, कस्टमर। अब ये देने के बाद आपको एक ब्रैकेट ओपन करना होता है, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो जो कॉलम्स हैं उनके नाम और उसका डेटा टाइप क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि हमने ये दिया कि कस्टमर, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। कस्टमर आईडी मोस्टली आपने देखा होगा क्या होता है, न्यूमेरिक होता है। तो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक को कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या डेटा टाइप होता है? डेटा टाइप होता है इंटीजर। तो हम इंट दे देंगे। अब कीवर्ड आपने समझा था कि डेटाबेस का महत्वपूर्ण कंपोनेंट कीवर्ड भी होता है, तो कीवर्ड का कहाँ यूज करेंगे? तो हमने ये सीखा है अपने एग्जाम्पल में, यहाँ इस एग्जाम्पल में, कि जो कस्टमर टेबल है उसको हर रिकॉर्ड को या हर रो को यूनिक बनाना है, तो किसी एक कॉलम को हमको प्राइमरी की बनाना होगा। तो प्राइमरी की एक कीवर्ड हो गया जो कि हम टेबल डिफाइन करने के टाइम लगा सकते हैं। तो हम इस वाले को प्राइमरी की बना देंगे। चलिए कस्टमर आईडी बन गया। अब चाहिए कस्टमर का नेम। तो नेम का डेटा टाइप क्या होता है? नेम का डेटा टाइप होता है कैरेक्टर्स, है ना। तो कैरेक्टर में भी अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप है, कैर, वैर कैर। तो वैर कैर हम यहाँ पे ले लेंगे, वैर कैर क्यों लेंगे ये हम बाद में समझेंगे। और साइज क्या हो सकता है? मान लीजिए कि 20 का हम साइज लेके चलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए एज। तो एज फिर से हो गया आपका इंटीजर, तो उसके लिए इंट। आपको ये तीन कॉलम्स बनाने थे या तीन फील्ड बनाने थे, आपने सब फील्ड को डिफाइन कर दिया। जो भी कीवर्ड लगाने थे आपको वो की आपने लगा दिए, या कंस्ट्रेंट भी इसको बोलते हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट आपने लगा दिया। अब ये टेबल को क्रिएट करना है, तो ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट किया था उसको बंद करेंगे और सेमी कॉलन दे देंगे। तो ये हो गया सिंटैक्स, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम,
फील्ड नेम, उसका डेटा टाइप, अगर कोई उस पे कंस्ट्रेंट या कीवर्ड लगाना है वो, दूसरा कॉमा के बाद दूसरे कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, ऐसे ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको रन करेंगे और टेबल हो जाएगा अपना क्रिएट। चलिए, हो गया टेबल क्रिएट। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये हमें दिखा रहा है कि टेबल हो गया है क्रिएट। ठीक है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा होगा कि क्वेरी के थ्रू अगर डेटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करेंगे, और कुछ अगर उस पे फिल्टर लगाना है तो वेयर के बाद फिल्टर लगाएंगे। चलिए हम कोशिश करके देखते हैं। सो सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट, अगर सारे फील्ड्स चाहिए तो स्टार, कहाँ से तो फ्रॉम, अपने को चाहिए कस्टमर्स टेबल से, कस्टमर्स, कस्टमर टेबल से, है ना। हम रन करके देखते हैं। तो हमने क्या किया है, टेबल क्रिएट किया है, अब उससे हम डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, उसके फील्ड्स तो आ गए लेकिन कुछ डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने डेटा अभी तक उसमें इंसर्ट कराया नहीं है। डेटा इंसर्ट कराने का काम भी हमारा ही है, हमें ही वो इंस्टॉल डेटा इंसर्ट कराना है। वो आप डायरेक्ट कराओ क्वेरी के थ्रू या किसी एप्लीकेशन के थ्रू, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट एपीआई के थ्रू आप करा सकते हो, लेकिन अभी के लिए हमने किसी प्रकार से इसमें डेटा इंसर्ट कराया नहीं है। चलो ठीक है। सिंटैक्स हम समझ गए कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है डेटा निकालने का, तो हो गया वो सेलेक्ट स्टार, मतलब सारे कॉलम, अगर कुछ ही कॉलम चाहिए जैसे केवल आईडी ये नेम चाहिए तो नेम केवल डालेंगे, है ना। कहाँ से, मतलब फ्रॉम, और टेबल का नाम। अभी अगर ये रन करे तो केवल नाम दिखाएगा। एरर क्यों दे रहा है, कॉलम्स में क्या है, नेम तो है। सेलेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसीजर कस्टमर फेल्ड बिकॉज कस्टमर इज अ टेबल ऑब्जेक्ट। ये हमें क्या एरर, हाँ अभी ये सही हो गया। सो नेम में अभी कुछ डेटा है नहीं इसलिए आ रहा है ये ब्लैंक। अब हम ये समझते हैं कि डेटा इंसर्ट कराने का क्या होता है, सिंटैक्स, है ना। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंसर्ट कहाँ, तो इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, तो कस्टमर, कस्टमर क्या, तो वैल्यूज, वैल्यूज इंसर्ट हम कराएंगे, है ना। और मल्टीपल रिकॉर्ड हम एक बार में इंसर्ट करा सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि एक रिकॉर्ड या एक रो के लिए एक ब्रैकेट हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको आप ले लीजिए नीचे और आप ऐसे समझिए इसको कि एक रिकॉर्ड हमारा क्या हो गया, कस्टमर आईडी मान लीजिए 1, नेम को हम सिंगल कोट के अंदर में बंद करते हैं हमेशा। तो नेम क्योंकि कैरेक्टर है इसलिए सिंगल कोट में हम बंद कर रहे हैं। तो नेम मान लीजिए हो गया पहले व्यक्ति का राम, और उसका एज हो गया 32 मान लीजिए। ये हो गया पहला रिकॉर्ड। अब दूसरा रिकॉर्ड डालना है तो उसके लिए कॉमा डालेंगे और दूसरा ब्रैकेट उसका खोलेंगे। ना मान लीजिए उसका कस्टमर आईडी हो गया 2, और उस व्यक्ति का नाम हो गया सीता, और उम्र हो गया उनका 23 मान लीजिए। तीसरे व्यक्ति जो हो गए उनका मान लीजिए कि हो गया अब्दुल, और उनका एज हो गया 21। हमारा सिंटैक्स क्या हो गया डेटा इंसर्ट कराने का, इंसर्ट इनटू कहाँ, टेबल का नाम, क्या इंसर्ट कराना है तो वैल्यूज इंसर्ट कराना है, कितने रिकॉर्ड्स चाहिए तो हर रिकॉर्ड या रो के लिए एक ब्रैकेट और उसके अंदर कॉमा के अंदर उसके फील्ड्स, तो कस्टमर आईडी, नेम और उसका एज, कॉमा देके एक और ब्रैकेट अगले रिकॉर्ड के लिए। अब हम इसको रन कराते हैं। रन हमने करा दिया और यहाँ पे नीचे में मैसेज आ गया कि 3 रोज अफेक्टेड। अब हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि डेटा सेलेक्ट इससे हो पाता है कि नहीं। तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम उठा लेंगे, है ना। तो ये हम करते हैं रन। ठीक है, ये हमने किया रन। ठीक है।
तो ये जो हमने डेटा इंसर्ट यहाँ पे कराया वो वापस आ गया हमारे पास। ये हो गया पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि डेटाबेस कैसे क्रिएट होगा, उसमें कैसे कीवर्ड लगाएंगे और कैसे उसको यूनिक बनाएंगे हर रिकॉर्ड को। तो अब चलिए, हमने ये बोला कि हम जब डिफाइन कर रहे थे टेबल को तो हमने ये जो कस्टमर आईडी है उसको यूनिक बनाया है ना। इसका मतलब ये हो गया कि किसी का अगर कस्टमर आईडी एक हो गया, या किसी का आप ऐसे समझिए कि रोल नंबर एक हो गया, तो दूसरे व्यक्ति का रोल नंबर एक नहीं हो सकता है ना। तो ये फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं, अगर हमको वो टेस्ट करना है तो मान लीजिए कि हम दूसरे व्यक्ति का नाम बनाते हैं, लेट्स से कि गीता, एज डाल देते हैं 54, और हम रोल नंबर रहने देते हैं कस्टमर आईडी 1, है ना। अब कोशिश करते हैं इंसर्ट कराना, है ना। तो आइडियली ये इंसर्ट होना नहीं चाहिए क्योंकि वन रोल नंबर ऑलरेडी, वन कस्टमर आईडी ऑलरेडी है। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमको आ रहा है एरर। क्या एरर आ रहा है? वैली वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम ये आपको दे रहा है, ये बैकएंड से उठा रहा है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट कस्टमर्स, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। समझे? तो अगर हम ये प्राइमरी के कांस्टेंट दे दें definition में, तो ये हमें डुप्लीकेट डेटा इंसर्ट कराने ही नहीं देगा उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए। हालांकि दूसरे जो कॉलम है उसमें हम डुप्लीकेट इंसर्ट करा सकते हैं। तो उसका एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक नया कस्टमर आईडी हो गया 4, और उसका भी नाम हो सकता है कि राम हो, है ना, और उसका एज कुछ अलग है। अगर ये हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा कस्टमर आईडी 4 पहले से नहीं था, नाम पहले से है, लेकिन इस वाले फील्ड को या कॉलम को हमने यूनिक नहीं बनाया है, तो इसमें डुप्लीकेट्स आ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आसानी से हो गया एग्जीक्यूट और एक रो इफेक्टेड हो गया। अब हम आउटपुट भी देख लेते हैं। आउटपुट में आप देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 भी राम है, उसका एज 32 है। कस्टमर आईडी 4 भी राम है, लेकिन उसका एज अलग है ना। तो ये नॉन यूनिक, जहां जहां हमने यूनिक नहीं बनाया है वहां डुप्लीकेट अलाउड है। ये हो गए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आगे के कॉन्सेप्ट हम आने वाले वीडियोस में देखते हैं। तब तक के लिए मैं आशा करूंगा कि आप ये जो हमने टास्क यहाँ पे बनाया है, कि आप क्या करोगे, इंस्टॉल कर लोगे सर्वर को। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले। उसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, कनेक्ट करोगे आप सर्वर को जैसे हमने बताया है। ठीक है, क्रिएट करोगे आप डेटाबेस, डेटाबेस को आप यूज करोगे, डेटाबेस को ड्रॉप करना भी हमने सिखा दिया है, वो भी आप करोगे। फिर उसके बाद आप टेबल क्रिएट करोगे, उसमें डेटा इंसर्ट कराओगे मैनुअली। उसके बाद फिर आप डेटा सेलेक्ट करके देख लोगे कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को अंत करता हूं। और आप अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा ईमेल आईडी, और ये है हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक। यहाँ जाके आप कनेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई समस्या हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ मैं करूँगा ये वीडियो का अंत।